जदयू के राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक 29 जून शनिवार को दिल्ली के कॉन्स्टिट्यूशन क्लब में होगी। लोकसभा चुनाव के नतीजों के तुरंत बाद होने वाली इस बैठक को कई लिहाज से महत्वपूर्ण माना जा रहा है। इसे लेकर सियासी गलियारों में अफवाहों का बाजार भी गर्म है। 6 महीने पहले ही जदयू के राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक दिल्ली में हुई थी। तब ललन सिंह को हटाकर नीतीश कुमार ने पार्टी की कमान अपने हाथ में ले ली। अब एक बार फिर से इस बात की चर्चा तेज है कि 29 जून को नीतीश कुमार पार्टी संगठन में बड़ा फेरबदल कर सकते हैं। पार्टी सूत्रों की माने तो रिटायर्ड आईएएस और सीएम के अतिरिक्त परामर्शी मनीष वर्मा की औपचारिक तौर पर जदयू में एंट्री हो सकती है। इन्हें पार्टी में कोई बड़ी जिम्मेदारी मिल सकती है। मनीष वर्मा के साथ ही राज्यसभा सांसद संजय झा को भी संगठन में बड़ी जिम्मेदारी दिए जाने की चर्चा तेज चल रही है। इसके अलावा लोकसभा में जीते सांसदों को बधाई, हारी हुई सीटों की समीक्षा, विधानसभा चुनाव की तैयारी और संगठन की मजबूती जैसे एजेंडों पर कार्यकारिणी में चर्चा हो सकती है। लेकिन सभी की निगाहें संगठन में होने वाले फेरबदल पर टिकी हुई हैं। हालांकि पार्टी के छोटे से लेकर बड़े नेता तक फिलहाल इस मामले पर चुप्पी साधे हुए हैं और इस बैठक को केवल एक रूटीन बैठक बता रहे हैं। सूत्रों की माने तो फिलहाल पार्टी की कमान नीतीश कुमार अपने ही हाथ में रखने वाले हैं। ऐसे में फिलहाल पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष किसी को नहीं बनाया जाएगा। राष्ट्रीय अध्यक्ष के चयन के लिए राष्ट्रीय परिषद की बैठक भी अनिवार्य है, लेकिन इस बार केवल जदयू की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक ही बुलाई गई है। ऐसे में नीतीश कुमार अपने सहयोग के लिए मनीष वर्मा को पार्टी का कार्यकारी अध्यक्ष बना सकते हैं। इसके अलावा उपेंद्र कुशवाहा के जाने के बाद अभी तक किसी को संसदीय बोर्ड का अध्यक्ष नहीं बनाया गया है, तो इस रास्ते भी इनकी पार्टी में एंट्री कराई जा सकती है। वहीं पॉलिटिकल एक्सपर्ट की माने तो इन्हें पार्टी का प्रधान महासचिव भी बनाया जा सकता है। पावर के लिहाज से संगठन में इस पद को काफी महत्वपूर्ण माना जाता है। मनीष वर्मा पिछले 2 सालों से नीतीश कुमार के साथ सीधे तौर पर जुड़े हुए हैं। आईएएस की नौकरी से वीआरएस लेने के बाद इन्हें नीतीश कुमार का अतिरिक्त परामर्शी बनाया गया था। इनके लिए विशेष तौर पर इस पद का सृजन किया गया था। परामर्शी के साथ ये बिहार राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकार के सदस्य भी हैं। इन्हें कैबिनेट मिनिस्टर का दर्जा प्राप्त है। लोकसभा चुनाव से पहले इस बात की चर्चा भी तेज थी कि इन्हें नालंदा से जदयू का प्रत्याशी बनाया जा सकता है। मनीष वर्मा ने इसके लिए फील्डिंग भी शुरू कर दी थी, लेकिन आखिरी समय में नीतीश कुमार ने अपना प्लान बदला और अपनी विनिंग सीट पर प्रयोग करने की बजाय अपने भरोसेमंद और 3 बार के सांसद कौशलेंद्र कुमार पर ही दांव लगाना मुनासिब समझा। दरअसल मनीष वर्मा को लेकर नीतीश कुमार की तैयारी बड़ी थी। नालंदा तक समेटने के बजाय उन्होंने मनीष वर्मा को पूरे चुनाव की कमान दे दी। वे पूरे बिहार में घूम घूम कर पार्टी की एक्टिविटी पर नजर रख रहे थे। चुनाव के बाद भी मनीष वर्मा शांत नहीं हैं। वे लगातार बिहार के अलग अलग जिलों का दौरा कर रहे हैं। इस दौरान वे सरकार की योजनाओं को जनता तक पहुंचाने के साथ ही कार्यकर्ताओं से भी मिल रहे हैं। सन 2000 बैच के ओडिशा कैडर के आईएएस अधिकारी मनीष वर्मा न केवल नीतीश कुमार के यशमैन हैं, बल्कि उनके गृह जिले नालंदा के ही हैं। ये उसी कुर्मी जाति से आते हैं जिस जाति के नीतीश कुमार हैं। मनीष वर्मा ओडिशा कैडर को छोड़ 2012 में इंटर स्टेट डेपुटेशन कराकर बिहार आ गए थे। इसके बाद से ये लगातार नीतीश कुमार के करीब हैं। बिहार आते ही इन्हें पहले पूर्णिया, इसके बाद पटना जैसे अहम जिले का डीएम बनाया गया था। इसके अलावा मनीष कुमार वर्मा को परियोजना निदेशक, बिहार आपदा पुनर्वास एवं पुनर्निर्माण सोसाइटी और बिहार राज्य योजना परिषद के सचिव का भी अतिरिक्त प्रभार सौंपा गया था। 2022 में वापस ओडिशा लौटते ही उन्होंने केंद्रीय प्रतिनियुक्ति पर जाकर वॉलंटरी रिटायरमेंट ले लिया और फिर वापस बिहार आ गए। तब से लगातार नीतीश कुमार के लिए काम कर रहे हैं। बिहार में बीजेपी के सरेंडर के बाद
अब लगभग ये तय है कि 2025 तक न केवल नीतीश कुमार बिहार के सीएम रहेंगे, बल्कि 2025 का चुनाव भी इन्हीं के नेतृत्व में एनडीए लड़ेगा। ऐसे में बिगड़ती तबीयत के बीच नीतीश कुमार के लिए सरकार, संगठन और गठबंधन को अकेले हैंडल कर पाना संभव नहीं है। ऐसे में एक कार्यकारी अध्यक्ष बनाकर संगठन और गठबंधन की पूरी जिम्मेदारी मनीष वर्मा को दे सकते हैं और खुद सरकार पर अपना कंट्रोल बनाए रख सकते हैं।